नमस्कार मित्रों। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैडम बैठी हुई हैं और इनका नाम है डॉक्टर स्नेह ठाकुर। डॉक्टर स्नेह ठाकुर से मैं लगभग 10 साल से इंटरेक्ट कर रहा हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये हिंदी की बहुत ही अच्छी राइटर हैं। 25 से ज़्यादा इन्होंने किताबें लिख रखी हैं और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये किताबें इन्होंने कनाडा में बैठकर, जो इनका प्रवास हुआ है, जो इनकी सिटीजनशिप है कनाडा की 50 साल की, वहाँ बैठकर उन्होंने हिंदी को प्रमोट करने का काम किया है। और परहैप्स इसी कारण से हिंदी राइटिंग और जर्नलिज्म में इनको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज किया गया है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्हें हमारे प्रेसिडेंट ने भी अवार्ड दिया है। इनको प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिला हुआ है और लगातार भारतीय संस्कृति को नॉर्थ अमेरिका में, खासकर कनाडा और अमेरिका में, ये लगातार सतत तरीके से प्रमोट कर रही है। तो आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैडम स्नेह ठाकुर, जो हमारी विचारक मंच की एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर भी हैं और चीफ मेंटर भी हैं। तो मित्रों, आइए मिलते हैं मैडम डॉक्टर स्नेह ठाकुर से। स्नेह जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार जो आप हमारे स्टूडियो में आ जाएं। और जो 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 हमारे ऑडियंस हैं उनके तरफ से मैं आपको पहले ही धन्यवाद करता हूं। और टुडे आपको मैं इस बात से समझना चाहता हूं कि आपने हिंदी राइटिंग को कनाडा में रहकर भारतीय संस्कृति के बारे में, हिंदी को और भारतीय संस्कृति को दोनों को प्रमोट करने का काम, ये सोच आपके पास कहाँ से आया? सबसे पहले तो रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और आपके जो सुनने वाले हैं उनको भी मैं नमन करती हूँ। जो आपके प्रश्न है वो ये कि मैं 55 साल से मान लीजिए कनाडा में रह रही हूँ और इंग्लैंड में भी रही 20 साल। तो हिंदी कैसे लिख रही हूँ, क्यों लिख रही हूँ, शायद यही आप जानना चाहते हैं। तो दो चीज़ें हो जाती हैं उसमें। एक तो भारतीय हूँ, चित्रकूट में पैदा हुई हूँ, भारत में रही हूँ बहुत साल। मेरा बचपन, मेरे यौवन का कुछ पार्ट भारत में ही गुजरा है। तो भारतीय संस्कृति को मैं कैसे बाहर न ले जाऊँ, वो ले जाना मेरे लिए धर्म बन जाता है। क्योंकि भारतीय संस्कृति अपने में इतनी गहन है, इतना उसमें वैचारिक संपदा जो उसकी है, उसको मेरा प्रयास हरदम रहा है कि हम गर्व से कह सके कि हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं। जो सबसे पुराने हमारे वैदिक ग्रंथ हैं उनको उनका प्रचार या उनकी शिक्षा बहुत आवश्यक है कि बाहर भी पहुंचे। जी, आपने वैदिक ग्रंथ की बात की, रिलीजियस बुक्स की बात की, तो ये मैं आपके प्रोफाइल को देख रहा था तो मैंने देखा कि आपने बहुत सारे ऐसी किताबों को लिखा है जिसमें सीता भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, रावण भी हैं और बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं, हमारे रिलीजियस कैरेक्टर्स, वो भी आते हैं। तो ये कहाँ से आपके थॉट प्रोसेस में आया कि इसको हम रैशनल तरीके से प्रेजेंट करती हैं? आप किस तरीके से उसको आप अपने श्रोताओं के पास पहुंचाती हैं? देखिए, मैंने साहित्य की हर विधा में लिखा है जी, कविताएं लिखी हैं और सबकी किताबें भी प्रकाशित इस रूप में हुई हैं। तो कविताएं हैं, कहानियां हैं, लेख हैं, स्वास्थ्य पे लेख हैं, उपनिषद दर्शन है, ईश उपनिषद पे पूरी पुस्तक है। तो पूर्व पश्चिम है जो कि
जो यहाँ से इमिग्रेंट्स जाते हैं या किसी भी देश में हम इमिग्रेट होकर जाते हैं तो हमारी क्या समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है। अगर हमारी अपेक्षाएं जिस देश में हम जाते हैं उनसे हैं तो उनकी भी हमसे कुछ अपेक्षाएं हैं, तो उस दृष्टि से वो लिखी गई हैं। और जैसा कि आपने उसके बाद कहा कि भारतीय संस्कृति के ऊपर जब मैंने अध्ययन करना शुरू करा तो सबसे पहले केकई मेरे दिमाग में आए। केकई का हमारा जो नकारात्मक है दृष्टिकोण है वो मैंने बदलना चाहा। 6 रामायणों का अध्ययन किया, वाल्मीकि, तुलसी, आनंद, कामरूप, पंबा और आध्यात्म। और इनके इसमें से वाल्मीकि, तुलसी और अध्यात्म के अलग अलग रिसर्च किताबें भी निकली, करीब 200 पेजेस की किताबें होंगी वो। और उनको पढ़ करके ये प्रूफ किया है, मैंने सिद्ध किया है कि केकई निर्दोष, जो हम कलंक उस पर लगा रहे हैं वो नहीं है। और उनके उदाहरण भी दिए हैं। और तो रामायण की ये जो कैकेयी हैं, जो स्टेप मदर थी राम की, और ये कहा जाता है, पॉपुलरली नोन भी है कि कैकेयी मंथरा के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने दशरथ को फोर्स किया कि राम को वनवास भेजा जाए। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं था? कैकेयी ने जगत की भलाई के लिए किया है, वो राम की भलाई के लिए किया। अच्छा। अगर कोई भी आप इसीलिए जब राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने इस पुस्तक को राष्ट्रपति भवन में रखने का आग्रह किया, वो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। उनको अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने कहा इस बात को, और ये कहा कि आपने युगों का कलंक मिटा दिया है। वो एक बहुत ही मार्मिक मेरे लिए वक्तव्य हो गया था मेरा। देखिए, जब राम का अगर कोई भी आप कैरेक्टर ले लीजिए, राम छोड़ दीजिए, ये जो 14 सालों में सभी का चरित्र इतना उभर कर आया है कि कोई भी ऐसा काल नहीं आप हमें दिखा सकते जिसमें कि इनका चरित्र न उभरते। उसमें तो, केकई भी है। केकई देखिए बुद्धिमती थी, अच्छा, प्रत्युन्नति थी, ऐसी बुद्धि ऐसी नहीं थी बेवकूफ जैसी कि उनको मंथरा उनको पढ़ा दे। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रही हैं मंथरा के वक्तित्व को उन्होंने, उनको जो वक्तव्य मिला उसको उन्होंने यूज किया, उसका ऐसा प्रयोग किया कि जिससे राम वनवास जा सके और वनवास में वो अच्छे अच्छे कार्य कर सके। पर और उसके साथ एक और था जी, क्योंकि अगर वो वनवास ना जाते तो जो इन्होंने दशरथ ने वचन दिया था उनके पिता को और उनके भाई को, युधाजित को, अश्वजित को, उन्होंने वो पालन नहीं कर पाते तो वचन भंग हो जाता जी। और अगर वचन भंग हो जाता तो पहली बार ऐसा होता कि रघुकुल रीत सदा चली आई, वचन न जाए प्राण जाए, वचन न जाए वाली बात कभी न सिद्ध होती। तो मतलब ये है कि कैकेयी ने दशरथ के इंटेग्रिटी को बरकरार रखने के लिए राम को फोर्स किया कि वो वनवास जाए। एक उद्देश्य वो भी था। हाँ, तो मल्टीपल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। एक कि मैं देख पा रहा हूं, अगर हम विचारक मंच के थॉट प्रोसेस से देखें, उसको क्रिटिकल थिंकिंग के तरीके से देखें अगर, तो कैकेयी ने जो ये कार्य किया उसमें 2 पार्ट आता है। पहला पार्ट कि उन्होंने अपना वचन फोर्स किया, इन्फोर्स किया अपने हस्बैंड के पास, जो उनके हस्बैंड ने पूरा किया, उनकी मान्यता रखी, और यही है वो एथिक्स जो जिसकी पढ़ाई हम अभी भी ठीक से नहीं कर पाए हैं और हर बार अपने एथिक्स को भूलकर डगमग हो जाते हैं और अपने पद से भ्रष्ट हो जाते हैं। देखिए, अगर उसे भरत को राज्य देना होता तो क्या
आजीवन वनवास नहीं देती, आजीवन इनको वनवास नहीं देती राम को, 14 वर्ष के लिए दे दिया उन्होंने, और वो 14 वर्ष राज्य करेंगे और उसके बाद वो राज्य वापस ले लेंगे। तो इसमें उनका क्या उद्देश्य? राइट। पहली बात तो ये भी थी कि अगर राम सेना लेकर के जाते, रावण काफी कुछ आगे बढ़ा आया था, रावण के जो राक्षस हैं चित्रकूट तक ये सब उधम मचा रहे थे, अयोध्या से दूर नहीं था जी। अयोध्या में रावण नहीं आ सकता था क्योंकि उसको श्राप था, लेकिन अयोध्या के बॉर्डर तक वो जरूर आ सकता है। और दशरथ में सामर्थ्य नहीं रह गई थी उस समय बुढ़ापे की कि वो उसका सामना कर सके। अगर अयोध्या छूट ही जाती, लेकिन अयोध्या के दरवाजे पे अगर ये उत्पात करते हैं राक्षस, तो क्या अयोध्या सुरक्षित रहती है? शांतिपूर्वक रहती है? सुरक्षित रह जाएगी पर शांतिपूर्वक रहती है क्या? और अगर राम न जाते और रावण का वध न होता, तो ये जो राक्षस वंश जो इतना बढ़ा चला आ रहा था, वो उसका अंत कैसे होता? और राम अगर अकेले गए, राम की महत्ता क्या है? अकेले उन्होंने बानरों की सेना लेकर के इतने बड़े राक्षस का अंत किया है। तो वो जो उनको जो वो मिला है, प्रभामंडल जो उसको मिला है, क्या वो मिल पाता? पहली बात। अच्छा, तो ये कहते सेना लेके जाते तो सेना को ये न मिलता लाभ। मैं समझ गया, आप जो बात बोल रहे हो ये लॉजिकल लग रहा है, क्योंकि देखिए जैसे अगर कैकेयी ने प्रॉम्प्ट नहीं किया होता दशरथ को और राम को, तो शायद वो अयोध्या में ही रह जाते, और एक तो प्रण पूरा नहीं होता, और दूसरा जो निखार, जो कार्य राम ने वनवास में किए अकेले वो करने का मौका नहीं मिलता। राम को अपने स्ट्रेंथ, अपने शक्ति को पहचानने का मौका नहीं मिलता। और जो डिफरेंट जगहों पे जाके उन्होंने जो संगठन किया, जो कार्य किया या संगठन किया, और डिफरेंट लोगों का एम्पावरमेंट किया, सबरी का किया, वानरी सेना का किया, सुर्पनखा का नाक तक काटा गया, और विभीषण के साथ दोस्ती की गई, सुग्रीव बीच में आए, बाली बीच में आए, और फिर जो अंत में राम आए, मंदोदरी भी आई, और तो ये सारे एक्टिविटीज जो राम ने किए, इसको आप ये बता रही हैं कि कैकेयी के इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। अवश्य। अच्छा, कैकेयी ने सभी दर्शक देख लीजिए, इसीलिए जो 3 के रिसर्च पेपर मैंने निकाले हैं उनको उनकी चौपाइयों से प्रूव करके दिया, सिद्ध करके दिया है कि ये उनका उद्देश्य कुमाता का नहीं था, विमाता का भी नहीं था एक तरह से, क्योंकि राम को उन्होंने बचपन से अपने आंचल में पाला है, और जिसको कि कौशल्या और दशरथ भी स्वीकार करते हैं कि छोटे से राम होते थे, नहीं मानते थे, सोने के लिए कैकेयी के पास छोड़ा, खाना खिलाना नहीं खा रहे, कैकेयी के पास छोड़ा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि एक माँ जो कैकेयी थी, ऑल्दो स्टेप मदर थी, राम को उन्होंने स्टेप मदर के तरह नहीं पाला, अपने बच्चे के तरह पाला। और अगर इस तरह का कोई डिसीजन एक माँ ने लिया होगा, तो उस माँ के लिए बहुत बड़ा एक हार्श डिसीजन होगा, उसने दिल पे पत्थर रख के ऐसा डिसीजन लिया होगा। और ऐसा डिसीजन इसीलिए लिया गया कि माँ चाहती थी कि उनका बेटा पुरुषोत्तम राम के तौर से जाना जाए। यही बोल रही हैं जी। अब एक छोटी सी बात ये थी कि हम अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज देते हैं कि हमें अच्छा लगता है, इतने साल हम इनसे अलग रहते हैं, साल में कई बार आ भी पाते हैं, एक बार नहीं आ पाते, फिर भी हम उनकी भलाई के लिए वो कर रहे हैं, उनकी बुराई के लिए तो नहीं कर रहे जी। अपना सेक्रीफाइस करके उन्होंने अपना त्याग किया है, अपने ऊपर सारे लांछन लिए हैं जी। धन्यवाद मैम, आपने हमारे जो 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 कुछ थॉट्स थे कैकेयी के बारे में, निगेटिव थे, उसको कैरेक्टर रामायण में निगेटिव तौर पे दिखाया गया है, लेकिन जिस एंगल से आपने कैकेयी के पॉजिटिव एस्पेक्ट को सामने प्रेजेंट किया है, मुझे लगता है इस पे और डीपली सोचने की बात है, क्रिटिकल थिंकिंग करने की बात है। वो रामायण के आधार पर ही सिद्ध किए हैं, और ये तो रामायण वो चीजें हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जो रामायण के रिसर्चर हैं या रामायण को जानने वाले लोग हैं, वो भावना में बहकर उन्होंने कैकेयी के साथ अन्याय किया है।
तो इस अन्याय को आप जरा ठीक से देखिए, गौर से समझिए और इसको समझने की कोशिश करते हुए शायद आप ही कुछ टिप्पणी दे पाए, कुछ लिख पाए। तो एक बात और कहना चाहूंगी कि राम ने स्वयं कभी भी कैकेयी के बारे में एक भी अपशब्द नहीं था। इसका मतलब राम भी जानते थे कि उनकी माता जो है वो कुमाता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमारे साथ आज स्टूडियो में समय दिया उसके लिए। आशा है मैम ने जो और भी कुछ किताबें लिखी हैं हम लोग अगले एपिसोड में उनको लेके आएंगे आपके सामने, उनके थॉट प्रोसेस को। शायद इससे हमारे सोच में कुछ चेंज आ सके, शायद हम अपने संस्कृति को और डीपली समझ सकें। मित्रों, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात। आपका भी बहुत थैंक यू।